मनु की तारीफ क्यों कर रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से क्यों मिला रहे हैं, एक के बाद एक सबूत दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद में इन लोगों ने गद्दारी करके बाबरी मस्जिद शहीद कराई, नहीं समझा पाया इसे। ये अरशद मदनी समझा लेंगे जाके, ये जो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मुनाफिक बन रहे हैं अपने आप को, ये जाके समझा लेंगे। एक ही पॉइंट था, जिस चीज की सुपारी मिली थी वो मनु, जिस चीज की सुपारी मिली थी मनुस्मृति लागू कराना। दो जो एक सोच है, एक जायनिज्म जो है वो सबका पैसा छीन कर अपने पास करना चाहता है, और एक मनुवाद जो है जो सबके हक छीन के अपने पास करना चाहता है। 1% 2% लोगों वालों से जाके क्या मुलाकात करनी है, किस लिए कि हम मनुस्मृति को कैसे लागू करवाएं। एक ही पॉइंट हो सकता है इस मुलाकातों का कि हम मनुस्मृति कैसे लागू कराएं, और ना मनुस्मृति वाले कभी मनुस्मृति छोड़ने वाले हैं, ना हम लोग जो संविधान के मानने वाले हैं, जो अपने अपने मजहबों को मानने वाले हैं, हम कभी मनुस्मृति को मानने वाले नहीं। साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि उसमें मसावत नहीं थी, क्योंकि उसमें इंसान को इंसान के बराबर नहीं माना जाता। ये एक बुनियादी वजह है, और वो उसी को एक ही मुद्दा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, किसी बात में भटकने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। ये तो भारत के संविधान ने कह रखा है ना, सब बराबर के मालिक हैं। अरशद मदनी मनुस्मृति जलाएगा, मनुस्मृति क्यों जलाएंगे हम, बाबा साहब ने जला दी वो। अब संविधान से देश चल रहा है, मनुस्मृति से नहीं चल रहा। हिंदू राष्ट्र के मानने वाले संविधान जला रहे हैं ना, रोज अलग अलग जगह पे संविधान को कंडेम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के मानने वाले संविधान जलाना चाहते हैं मनुस्मृति को लागू करने, हम ये कभी नहीं होने देंगे। सर, ये माना जा सकता है कि मदनी साहब जो हैं वो आरएसएस के लिए एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं? माना क्या जा सकता है, ये उसके बनाने का सबसे बड़ा ये एक फुट सोल्जर्स हैं। एक के बाद एक सबूत दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद में इन लोगों ने गद्दारी करके बाबरी मस्जिद शहीद कराई, केस ठीक से नहीं लड़ा केस, उसके बाद इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की बातें चलाई, मिल के आए। क्या मिलने जाते हैं ये, मैं यही कह रहा हूं ना, क्या ये 5000 साल से जो पूरी दुनिया में दो जो एक सोच है, एक जायनिज्म जो है वो सबका पैसा छीन कर अपने पास करना चाहता है, और एक मनुवाद जो है जो सबके हक छीन के अपने पास करना चाहता है। दुनिया में कोई नहीं समझा पाया इसे। ये अरशद मदनी समझा लेंगे जाके, ये जो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मुनाफिक बन रहे हैं अपने आप को, ये जाके समझा लेंगे। ये मुलाकात किससे होती है और किस एजेंडा पे होती है, किस एजेंडा पे होती है। ये लोग सब मिलके जो 90% लोग हैं उनसे तो कोई मुलाकात नहीं कर रहा। ये 1.5% 2% लोगों वालों से जाके क्या मुलाकात करनी है, किस लिए कि हम मनुस्मृति को कैसे लागू करवाएं। एक ही पॉइंट हो सकता है इस मुलाकातों का कि हम मनुस्मृति कैसे लागू कराएं, और ना मनुस्मृति वाले कभी मनुस्मृति छोड़ने वाले हैं, ना हम लोग जो संविधान के मानने वाले हैं, जो अपने अपने मजहबों को मानने वाले हैं, हम कभी मनुस्मृति को मानने वाले नहीं हैं। तो मनुस्मृति तो अब नहीं लागू है ना, आपने कहा, तो वो कहाँ मानता है मनुस्मृति? लागू कराने के लिए रोज तो एजिटेशन कर रहे हैं। मनु की तारीफ क्यों कर रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से क्यों मिला रहे हैं, यही तो बात है। विवाद खड़ा हुआ भाई कि ओम और अल्लाह एक ही है, इस पर आप क्या? मैं ये कह रहा हूँ ना, ये सब डाइवर्ट करने के टैक्टिक्स है। एक ही पॉइंट था, जिस चीज की सुपारी मिली थी वो मनु, जिस चीज की सुपारी मिली थी मनुस्मृति लागू कराना। क्यों? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सबसे बड़ा ये एक फुट सोल्जर्स हैं। मनुस्मृति के बारे में तारीफ करने का मतलब है मनुस्मृति लागू कराने की कोशिश करना। तो ये इसमें बिल्कुल भी हमें डाइवर्ट नहीं होना है। एक चीज से डाइवर्ट हो सकते हैं सिर्फ हम, ये वो है कि इस जो बयान इन्होंने किया, और वहां पे मुझे बता रहे हैं कि बहुत सारे जो मजहबों के लोग आए हुए थे वो नाराज होकर गए फिर वहां से। तो वो क्यों? इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कराने के लिए बहुत तरफ से कोशिश हो रही है एक इशू को डाइवर्ट करने के लिए, वो है अडानी का इशू, जिसमें अमित शाह साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और मोदी जी भी शायद अमित शाह साहब को बचाने के लिए पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, शायद नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अमित शाह और अडानी के सबूत आज से नहीं, कोई जब वो 25 साल के थे जब से साथ हैं। तो इस इशू से डाइवर्ट करने के लिए भी ये बात कही गई है, ताकि इससे SC ST OBC और माइनॉरिटी की एकता टूटे। मनु की तरफदारी किसी तरीके से भी करने का मतलब है भारत के संविधान पे डायरेक्ट हमला। आपने अमित शाह जी का भी नाम ले लिया जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उनका भी नाम है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिसका नाम है, चाइनीज लोगों का चांग चुंग लिंग का नाम है। और मैं ये बात भी बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी मनुवादी मानसिकता के, तब भी मेरी एक कोई भी बयान उठा के देख ले, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया की डिफेंस पॉलिसी खराब कर रहे हैं, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं,
इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट 80-20 का बना रहे हैं। ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, और गुजराती बिजनेसमैन मनुवादी मानसिकता के किसके कंट्रोल में है? अमित शाह साहब के। अमित शाह साहब और ये अडानी साहब के खुद के, अडानी साहब ने खुद कह रखा है कि जब हम 25-25 साल के थे एक तरह का बिजनेस करते थे। ये सब सच्चाइयां हैं। और कोई भी व्यक्ति, जब तक अरुण जेटली साहब जिंदा थे 3 साल पहले तक, इस स्पीड से अडानी की प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि अरुण जेटली साहब को ये इस तरीके से ज़बरदस्ती बिल्कुल ही लूट नहीं मचा सकते थे उनके सामने, क्योंकि वो सीनियर आदमी थे। उनके मरते ही ये खुलेआम लूट का माहौल बना है। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी ठीक से, तो अमित शाह साहब, इसमें ये सारा पैसा अमित शाह साहब का ही है। अडानी तो एक फ्रंट है। तो ये जितनी भी जो पब्लिक डोमेन में बातें आई हैं, चाहे वो श्रीलंका की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, अभी इसराइल की बात हो। देखिए, इसराइल के राष्ट्र जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद थोड़ी ये कभी एक पोर्ट हैंड ओवर करने आते हैं। ये सब अमित शाह साहब के कहने पे मोदी जी फ़ोन कर करके अडानी जी की मदद करते रहे हैं। ये सच्चाई है। जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी ये खुल के सामने आएगी बात। आप ये कहते हैं कि मुसलमानों में भी जाते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मनुवादी मानसिकता जिनकी है, जो अपने आप को चोला तो मुसलमानों का ओढ़ते हैं, वो कहते हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना। हम तो वेलकम कर रहे हैं। अगर उनको आप पसमानदा कुछ हिस्से को हमारे मान रहे हो तो उनको रिजर्वेशन दे दो ना, उनको हेल्प दे दो। उनका बजट कम क्यों कर रहे हो? उनको पैसे दो ना। और वो नहीं देना। फंक्शन अटेंड किसका करना है? दाऊदी बोहरा मुस्लिम्स का। क्यों? क्योंकि वो सबसे रईस कम्युनिटी है। मोदी जी अट्रैक्ट किससे होते हैं? अमित शाह जी से, क्योंकि वो माल का काम करते हैं। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में ऐसी क्या खासियत है जो बाकी मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है? कह रहे हो हमारे समाज के हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या गुजरात में किसी और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रहती नहीं है? एक ही क्यों पसंद आई उन्हें? दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। उन्हें वो परिवार लगता है। नहीं, क्यों लगता है? क्योंकि उनके पास माल है। वो सबसे रिच कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी रिच कम्युनिटी है। यही मोदी जी को अदा पसंद आती है ना। बस यही एक क्वालिटी तो देखते हैं वो हर जगह, और कुछ देखते नहीं है, तो वही पसंद आएंगे। मदनी साहब वाले पे आते हैं। जमाते उलमाए हिंद जो है, बहुत सारे मुसलमान जो है इनके फॉलोअर हैं और मानते हैं। और जिस हिसाब से कल के बयान के बाद चीज़ें लग रही हैं और समीकरण हो रहा है कि आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो ये मुसलमान का बड़ा तबका वो जाएगा कहाँ? विश्वास किस पे करेगा? मुसलमानों को लीडर है नहीं। नहीं, लीडर क्यों नहीं है? इस्लाम का जो लीडर है वो तो रसूल अल्लाह है। उनके पास उनकी हदीस है, उनके पास उनकी जो उन्होंने जो काम किए हैं उनकी मिसाल है। उनके पास भारत का संविधान है। भारत के संविधान में आर्टिकल्स ये रसूल अल्लाह की सुन्नत पे ही तो हैं ज़्यादातर। कौन सा? नहीं, ज़्यादा आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, सबको बराबर का हिस्सा, सबको इंसाफ। ये इस्लाम तो है। ये रसूल अल्लाह के एक तो कॉन्सेप्ट हैं। ये संविधान, ये कुरान, ये तो तमाम चीज़ें जो हैं पढ़े लिखे तबकों के लिए है। लेकिन ज़्यादातर मुसलमान जो हैं, आप बेहतर जानते हैं कि उसमें जो है एजुकेशन तालीम कम है, जिसकी वजह से कई सारे जो है रहनुमा बन के आते हैं वेश बदल कर, और मुसलमान के बच्चों को और मुसलमानों को वो डाइवर्ट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मुसलमान कहाँ जाएगा? किस पे यकीन करे? किसकी बातों पे भरोसा करे? वो आप बेहतर समझाएं तो सही होगा। मैं तो यही समझ सकता हूँ। देखिए, ज़बान पे किसी की नहीं जाना चाहिए। जो ज़्यादा अच्छी तकरीर करता है उसको हमेशा ज़्यादा शक की नज़र से देखना चाहिए। पैमाना होना चाहिए। तकरीर आपकी भी अच्छी है। जो ज़्यादा अच्छी तकरीर करता है उसको ज़्यादा शक भरी नज़र से देखना चाहिए। मेरी तकरीर अच्छी है तो आप पहले आदमी हो ऐसे जो ये कह रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अच्छा सवाल था। यही सवाल करना चाहिए। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, इतनी बहादुरी की बातें कर रहे हो, इतनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बातें कर रहे हो, इतनी मसावत की बातें कर रहे हो। आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या किया? मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या किया? अब मुझे नापिए, तोलिए, क्वेश्चन कीजिए, तो मेरे पास सबूत होंगे दिखाने के लिए कि मेरी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरे ऑफिस में 15 घंटे तक रेड की अमित शाह साहब ने करवाई, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। मेरी सबसे लेटेस्ट सबूत ये है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे सबूत दे सकता हूँ। बगैर सबूत के ना मुझ पे यकीन करना चाहिए ना किसी और पे। मेरे जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, देखिए आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। जब से मैं ये संविधान बचाने का, अम्बेडकरवाद का काम कर रहा हूँ, सारी एजेंसियां मुझे मिलके मारने के लिए दौड़ रही हैं। आरएसएस की सारी तंजीमें, यहाँ तक कि मेरे पीछे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स भी लगा रखे हैं मारने के लिए।
ये मेरी सच्चाई है। अब दूसरे लोगों को देखिए कि उनके पास कितना वसाइल थे, जैसे जैसे उन्होंने अपना ज़मीर बेचा, जैसे जैसे वो बड़े लीडर बन रहे हैं, जैसे जैसे उनकी पब्लिक मीटिंग्स में लाखों लाखों लोग ला रहे हैं, तो उनके फाइनेंशियल पैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये टेस्ट, ये सवाल करने का है सबसे ज़्यादा। मैं चारों तरफ से घिरा, आज मैं यूपी में जाके एक पब्लिक मीटिंग करने दूँ, आपको लगता है योगी जी मुझे परमिशन देंगे? मध्य प्रदेश में जाके पब्लिक मीटिंग करने लगूँ, आपको लगता है मुझे परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। राजस्थान में भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैं इंसाफ, बराबरी की बात करूँ। राजस्थान में हो सकता है फिर भी मिल जाए, क्योंकि वहाँ अमित शाह साहब का चलता तो है लेकिन कम चलता है, थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बुनियादी तौर पे ये पैमाना है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़, मैंने कितना काम किया वक्फ की 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ मैंने छुड़ाई, दिल्ली के करबला जोरबाग। अभी ये महरौली में चल रहा है, उसमें भी हम लोगों की कवाइश से 7 मस्जिदें बची थी और वो हम लोगों ने ही बचाई थी पहले। तो वहाँ के लोग गाफिल हो गए, इसलिए आज वो अंजाम भुगत रहे हैं। ऐसे मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। क्या इतने बड़े बड़े नेता जो अपने आप को बनते हैं, वो ये कैसे बता सकते हैं आपको कि उन्होंने कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बचाई? मैं तो किसी पोस्ट पे नहीं रहा ना कभी भी। मैं 50,000 करोड़ की दिल्ली में एक प्रॉपर्टी और दूसरी 50-60 हज़ार करोड़ की महरौली की प्रॉपर्टी, 2 तो वैसे ही बता सकता हूँ, उसके अलावा भी बतानी अगर पूछोगे आप तो बताऊँगा। तो ये सवाल हर लीडर से होने चाहिए कि हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने कितनी प्रॉपर्टीज़ वक्फ की बचाई, कितने लोगों के केसेस लड़े, कितने लोगों ने उनको मारने की कोशिश की, कितने मुकदमे उनके ऊपर लगे और बगैर किसी पोस्ट होल्ड के लगे। ये सवाल जब तक नहीं पूछना शुरू करेंगे मुसलमान, तब तक उनकी क़यादत ख़राब होगी। ये सवाल SC ST माइनॉरिटीज़ के लोग, OBC के लोग अपने लीडरों से नहीं पूछना शुरू करेंगे, तब तक ये हाल होता रहेगा। लोग, कोई भी अच्छा लीडर उभर के आएगा, उसको RSS और मनुवादी कैच करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं। जो टेलीविज़न पे, आज मुझे टेलीविज़न पे क्यों नहीं दिखाया जाता बताओ? मेरी स्पीच इतनी अच्छी है ना, तो मुझे ये अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं दिखाता है? क्यों और लोगों को दिखाता है? किस किस को दिखाता है? ये टेस्ट है। सुधीर चौधरी क्यों नहीं दिखाता? वो तो मेरा क्लाइंट रहा है, एक बार मैंने उसकी बेल कराई, जेल जाने से मैंने ही बचाया था। क्यों नहीं दिखाता मुझे? ये सवाल दूसरे लोगों को दिखाता, उनमें ऐसी क्या खासियत है जो मुझ में नहीं? ये टेस्ट हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो RSS है, मनुवादी हैं, वो मेरे खिलाफ हैं। ये टेस्ट सब पे लागू होना।